So guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Zainab Fatma. Today we will study about the theory, law and principle. जब एक हाइपोथेसिस एक रिलेटेड एक्सपोजर से बनती है, एक्सपेरिमेंटेशन से, और वो फॉल्सिफाइड नहीं होती, तो वो बायोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस करे. Such well supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again provided by experimental result. The hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theory. ये जो वेल सपोर्टेड थ्योरीज़ हैं ये यूज़ होती हैं फॉर्मुलेटिंग के बेसिस पर, ताकि उसको फर्दर हाइपोथेसिस किया जाए जो कि फिर से प्रूव हो सकती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ. हाइपोथेसिस जो है ये टेस्ट ऑफ टाइम के साथ स्टैंड करती है, जो कि ऑफन टेस्टेड भी हो सकती है और कभी रिजेक्ट नहीं हुई होती, तो उसको थ्योरीज कहा जाता है. थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. थ्योरी जो है वो ग्रेट डील ऑफ एविडेंस को सपोर्ट करती है. प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. अगर प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती रहे कि न्यू हाइपोथेसिस बनाओ और टेस्टिंग को हम गोज ऑन रखें, तो बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसको एज अ चैलेंज के तौर पर लेते हैं और अपनी ग्रेट एफर्ट्स को इसमें डालते हैं ताकि इस थ्योरी को डिसप्रूव कर सकें. लेकिन अगर थ्योरी सर्वाइव कर जाए सच डाउटफुल अप्रोच के ऊपर और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को कंटिन्यू रखे, तो ये लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है. साइंटिफिक लॉ क्या होता है? ये साइंटिफिक लॉ जो है यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, और ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है. एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें ये क्या दिया हुआ है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वही 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, जो इसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स, एंड लास्ट में समराइजेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं. इसके आगे इन्होंने फर्दर इसकी टाइप्स वगैरह दी हुई हैं. और फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वो ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स के ब्लड को उनको ज़रूरत होती है ताकि उनके एग्स मैच्योर हो सकें. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस. Data organization and data analysis are important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentation. डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बायोलॉजिकल मेथड के. डाटा कैन बी डिफाइंड. अच्छा, डाटा जो है डिफाइंड होता है इंफॉर्मेशन से, जैसे कि हमारे पास नेम्स हो, डेट्स हो या वैल्यूज़ हो जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हमने हासिल की हों. डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, scientists collect and organize data prior to conducting an experiment. It is very important for a scientist to describe data collection methods. अच्छा जी, जब हम एक फॉर्मुलेट कर रहे हैं और जो टेस्ट है उसको हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट जो है डाटा को कलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है प्रॉपर फॉर्म के ऊपर. और जब वो कंडक्ट कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के लिए वो किस तरह से अपने डाटा कलेक्शन मेथड को डिस्क्राइब कर रहा है. ये कलेक्शन ये क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट की श्योरिटी देता है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है अगर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज है. डाटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, जैसे कि हम उसके ग्राफिक्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं और डायग्राम्स बना सकते हैं. डाटा एनालिसिस. Data analysis is necessary to prove or disprove a hypothesis by experimentation. It is done through the application of statistical method in a sense ratio and proportion. When a relation between two numbers, example given A and B, expressed in terms of quotient, it is called the ratio of one number to the other. Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patients and 150 normal person is 1:3.
डाटा एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, लेकिन ये डन होती है स्टैटिस्टिकल मेथड की एप्लीकेशन के साथ, जैसा कि रेशो और प्रोपोर्शन हो गई। जब हम एक रिलेशन शो कर रहे होते हैं दो नंबर का, जैसा ए और बी होता है, इसको हम क्वेश्चन के तौर पर लेते हैं। ये रेशो ऑफ वन नंबर भी कहलाई जाती है दूसरे नंबर की। रेशो जो है वो डिवीजन का भी डिवीजन के साथ भी एक्सप्रेस करती है और कोलोन के मार्क के साथ भी एक्सप्रेस करती है बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन मलेरियल पेशेंट और 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोमोशन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइंस ऑफ इक्वालिटी, equal sign. For example, A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between the two ratios. This proportion may also be expressed as A ratio B ratio C ratio D. When three values in a proportion are known, the fourth one X can be calculated. For example, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट है, वो कैलकुलेट कर रहा है कि जो कितने बर्ड्स हैं जिनको मलेरिया हुआ है, और वो अलाउ करता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को कि वो 100 हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें। लेकिन पिछले एक्सपेरिमेंट्स में उसने देखा था कि जब हम मॉस्किटोज़ को अलाउ करेंगे 20 स्पैरोज़ को बाइट करने के लिए, तो 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया। नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट रेशो, इसकी एग्जांपल दी हुई है, एक फार्मूला बनाया हुआ है और इसको हम x इज इक्वल टू 70 इसका आंसर आया, तो इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। स्टैटिस्टिक्स आर thus मीन of summarization data through the calculating of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information which can be used to summarize and report result. स्टैटिस जो है वो एक समराइजिंग रिजल्ट का मीन्स है कि हम इसमें हमसे मीन वैल्यू हमारी कैसे कैलकुलेट होती है। और ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है इंफॉर्मेशन में, जो कि समराइज़ भी हो सकती है और रिपोर्ट रिज़ल्ट भी अच्छे बन सकते हैं। सो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।